ठीक है, देयर इज नो यूनिट फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। गॉट इट? ठीक है जी, तो हियर वी कंप्लीटेड। अब हम जल्दी से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की का वेरिएशन ले लेते हैं। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? बेसिकली जो साइज़ है, हमने तो साइज़ को रेडियस में नापा था, है ना, एटॉमिक रेडियस को हमने साइज़ बताया था, लेकिन साइज़ तो एक्चुअली में वॉल्यूम होगी उसकी। अगर स्फीयर को सी वी आर कंसिडरिंग एवरी एटम एज अ स्फीयर, तो अगर वो स्फीयर के जैसा होगा, इफ इट इज़ लाइक अ स्फीयर, तो उसकी कुछ वॉल्यूम तो होगी, हम उस वॉल्यूम को एटॉमिक वॉल्यूम बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखो, हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ पीरियोडिक टेबल। गॉट इट? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन अ पीरियोडिक टेबल। तो जो तुम्हारी पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, दैट या फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो क्या है? एटॉमिक वॉल्यूम। वेरिएशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, छोटे छोटे उस पर इसको डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। देखो भाई, एटॉमिक साइज या रेडियस जैसा वेरिएशन उसका होगा, वैसी वॉल्यूम का भी होगा, क्योंकि भाई वॉल्यूम क्या है? 4/3 πr³। तो जिसका r बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, इसमें लिख सकते हो वेर इज द सेम एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, वेर इज द सेम एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है जी, ये इतना लिख लो, वेर इज द सेम एज एटॉमिक रेडियस। क्लियर होगी बात? तो इसमें लिखो पीरियड के अलॉन्ग क्या करेगा? इट विल डिक्रीज, और डाउन द ग्रुप इट विल इंक्रीज। तो इन जनरल इस तरीके से तुम लिख सकते हो। ठीक, ये भी इसमें भी सेम चीज़ें ही हैं, सारे फैक्टर्स वही हैं, कुछ अलग नहीं है। सेकंड लिखो डेंसिटी। डेंसिटी का मामला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, सेकंड इज डेंसिटी। ठीक है, ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी कहते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। भाई अगर तुम किसी भी तरफ देखो, चाहे तुम इधर जाते हुए देखो चाहे इधर जाते हुए देखो, ठीक है, तुम्हारी डेंसिटी मास तो इंक्रीज कर ही रहा है भाई। चाहे तुम लेफ्ट टू राइट इन अ ग्रुप पीरियड जाओ या टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप जाओ, ठीक है, वहाँ पर मास तो इंक्रीज कर ही रहा है। एक जगह पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है, एक जगह पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। तो ये इसमें होता क्या है कि जो डेंसिटी होती है वो पीरियड में इंक्रीज करते हुए एक मैक्सिमम पे आती है और फिर डिक्रीज करनी शुरू हो जाती है। तो लिखो इसमें डेंसिटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीज ग्रेजुअली in a period, attain a maximum in the middle, and then starts decreasing gradually, इतना लिख लिया। ओके, और नेक्स्ट इसमें क्या है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला एलिमेंट होता है या सॉलिड एलिमेंट होता है, वो होता है इरिडियम, सॉरी ऑस्मियम, नॉट इरिडियम, ऑस्मियम। लिखो, ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मियम हैज हाईएस्ट डेंसिटी 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब in solids, and mercury has highest density amongst liquids. Mercury has highest density amongst liquids. ब्रैकेट में लिख लेना 13.6। ठीक है, थर्ड लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग को समझो, मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारी पैकिंग पे डिपेंड करता है, और जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसकी पैकिंग भी अच्छी होगी। ठीक, तो इन जनरल जो डेंसिटी का ट्रेंड होता है वही तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट का भी होता है। तो देखो इसमें इन जनरल एलिमेंट्स विद लो एटॉमिक वॉल्यूम, हैव हाई एमपीज एंड वाइस वर्सा। इन जनरल एलिमेंट्स विद लो एटॉमिक वॉल्यूम हैव हाई एमपीज एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इन अ पीरियड या अक्रॉस अ पीरियड, इसी में अक्रॉस अ पीरियड एमपी फर्स्ट इंक्रीजेस, बिकम्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। वही जो हमने डेंसिटी में देखा। ठीक है, एमपीज इंक्रीज, फर्स्ट इंक्रीज, अटेन अ मैक्सिमम एंड देन डिक्रीज। ठीक है, बीपी जो है, बीपी का भी वेरिएशन ऐसे है लेकिन बहुत रेगुलर नहीं होता। तो इसलिए देखो नीचे लिख लेना एक लाइन में, द वेरिएशन ऑफ बीपी इज द सेम एज एमपी, द वेरिएशन ऑफ बीपी इज द सेम एज एमपी बट नॉट एज रेगुलर। ठीक है जी, ये तुम्हारे तीन प्रॉपर्टीज़ का वेरिएशन हो गया। गॉट इट? ठीक है, इसमें लिख सकते हो टंगस्टन हैज़ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। देखो among metals, tungsten has highest melting point amongst metals, which is 3683 Kelvin, 3410 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और कार्बन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 4000 केल्विन। ठीक है, 4000 केल्विन। ग्रेफाइट का नहीं, डायमंड का या और किसी फॉर्म का। ठीक है,
हीलियम हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग्स गैसेस, ठीक है, लिखो हीलियम हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग्स गैसेस 3 केल्विन, ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो से जस्ट 3 केल्विन ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, एग्जैक्ट वैल्यू चाहे याद ना हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा सर ये भी याद करना पड़ेगा, मुझे तो केमिस्ट्री छोड़नी है, इतना सर तो मुझसे याद नहीं होगा। भाई देखो मैंने भी याद नहीं किया था, ना तुम्हारे जेई के लिए और ना ही तुम्हारे क्या कहते हैं उसे 12th के लिए, बोर्ड्स के लिए। तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए, मोटा मोटी एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है, इस तरीके से थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो चल जाएगा काम। गॉट इट, ठीक है। तो ओके, डिफरेंट वेरिएशन डिफरेंट ग्रुप्स लाइक, ठीक है। अब लिखो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट हालांकि हमने डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज इट वाज इन दी रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर जो तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट 2 में है ना। मोल कॉन्सेप्ट 2 वाले चैप्टर को हम थोड़ा सा लाइक वी विल डू लिटिल बिट ऑफ इट इन द कमिंग वीक्स, उसको जल्दी से करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे तुम्हारा वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी यूँ समझ लो कि उसकी कंबाइनिंग पावर कितनी है। जैसे अगर मैं कार्बन की बोलता हूँ तो कार्बन की वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितनी है, 4। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना सकता है ना। हालांकि तुम कह सकते हो ये कोवेलेंट, तो बहुत ज़्यादा मत सोचो, अभी के लिए लिख लो, ऐसे लिखो पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। ये चौथी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ। तो लिखो वेरिएशन ऑफ वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के बारे में। तो यहाँ पर दोनों के लिए एक ही चीज़ है, वही, हालांकि दोनों के दोनों सेम नहीं है, इतना ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट भी आई एम नॉट अज्यूमिंग कि तुम्हें पता होगा, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, है ना, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। अभी जब आगे चलेंगे, जब तक कि हम रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट नहीं कर लेते, तब तक मतलब थर्मोडायनेमिक्स के बाद कर लेंगे उसको, क्योंकि थर्मो के बाद वाला जो पार्ट बचता है उसमें उसमें हम इसको कर सकते हैं यार, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें बताने को, बस इतना है कि अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी क्या है, ये लिख लो। वैलेंसी इज, लिखो, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। जैसे अगर मैं लिथियम से या सोडियम से Na से लेकर Cl तक जाता हूँ, NaMgAl C+, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो इसके साथ क्या ये कंपाउंड बनेगा, ये बनते हैं, तो अगर तुम ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करने की इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 है ना। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1। तो अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम वैलेंसी देखेंगे तो अलॉन्ग अ पीरियड क्या कर रही है, पहले इंक्रीज कर रही है, मैक्सिमम 4 तक जा रही है और फिर डिक्रीज कर रही है। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ देखूँ तो यहाँ पर देखो क्या क्या कंपाउंड्स बनेंगे, Na2O, MgO, ये क्या है MgO, और Al2O3, SiO2, P2O5, SO3 एंड Cl2O7। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर वैलेंसी जो है ये 1, 2, मतलब ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 की होती है, तो Na की कितनी हुई, 1 की, ये 1 O के साथ कर रहा है तो Mg की 2 के साथ 2 कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी Mg की। इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी, इसकी 7 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो द वैलेंसी वेरीज फ्रॉम 1 to 7 अलॉन्ग अ पीरियड, ठीक है। तो लिखो इसमें, लिखो इसमें कि वैलेंसी इज मेजर्ड ऑन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन स्केल्स, द वैलेंसी across a period varies as shown below। तो यहाँ पर अगर मैं ये ग्रीन वाला लिख रहा हूँ तो ये क्या है, वैलेंसी ऑन हाइड्रोजन स्केल, और ये क्या है, वैलेंसी ऑन ऑक्सीजन स्केल। क्लियर होगी ये बात, क्लियर इनफ, सिंपल है, इतना ध्यान रख लो बस। Al3O4, Al2O3 होता है, Al3O4, क्लियर होगी भाई बात ये। तो इसका वेरिएशन तुम देख रहे हो कि एक में तो ये मिडिल में हाई तक जा रहा है और फिर लो डाउन हो रहा है, और एक में पूरा बढ़ते हुए 7 तक जा रहा है। अगर डाउन द ग्रुप देखोगे तो ग्रुप की एक प्रॉपर्टी ही ये होती है कि
जो ग्रुप की वैलेंसी होती है वो सेम रहती है मोर लेस, ठीक है। तो इसमें लिख लो, ये तो वेरिएशन अलॉन्ग अ पीरियड हो गया, और वेरिएशन अलॉन्ग अ ग्रुप लिखो, वेरिएशन अलॉन्ग अ ग्रुप इसमें लिखो। इन अ ग्रुप एलिमेंट्स हैव सेम वैलेंसी, elements have same valency since they have same number of valence electrons. Elements have same valency since they have same number of valence electrons. Are we clear about this? ठीक है जी, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा एक मिनट, इसमें हाँ भाई क्लियर आ रहा है, पता नहीं यार डार्क सा क्यों आ रहा है, या तो मेरे फ़ोन का ब्राइटनेस कम है, मे बी, आई एम नॉट श्योर। एनीवे ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। सेम ग्रुप में तो सेम ही रहेगी, है ना, ये बोल रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैलेंसी जो होती है तुम्हारी, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही लिखो, इसमें ज़्यादा लाइक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, क्योंकि फिर वो पूरा डिस्कशन ही ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। आई डोंट वांट टू गेट देयर, ठीक। अब हम बात करेंगे, छोटी छोटी सी बातें करेंगे अबाउट ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्राइड्स। जल्दी जल्दी से बात करेंगे, ऑक्साइड्स की बात पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक। इसमें लिखो ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। ऑक्साइड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं? एक होता है तुम्हारा एसिडिक ऑक्साइड, एक होता है बेसिक ऑक्साइड, एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, और एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये 4 होते हैं। अच्छा, अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड की बात करें तो उसका नेचर कुछ होगा, या तो एसिडिक होगा, या बेसिक होगा, या एम्फोटेरिक होगा, है ना। तो ये जो नेचर ऑफ ऑक्साइड है कैसे वेरी करता है, तो इन जनरल इतना लिख सकते हो, लेफ्ट से राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। लेफ्ट साइड मतलब अलॉन्ग अ पीरियड या अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट से राइट एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा या बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ये वाला थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेंदी होने वाला है, गॉट इट। कहाँ थे हम? यस, नेचर ऑफ ऑक्साइड, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। तो इन जनरल लिख लो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये हमने देख ही चुके हैं ना, इसमें कुछ मेरे को बताने की जरूरत थोड़ी ना है। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो है वो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये ऐसा क्यों है ना, हम अभी भी देख चुके हैं ऑक्साइड्स में, सॉरी इससे पहले वाले की भाई, इधर जो होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक। तो इस वजह से जो ऑक्साइड्स बनेंगे, जो कंपाउंड्स बनेंगे, उनका एसिडिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। आगे लिखो, सबसे पहले लिखो एसिडिक ऑक्साइड्स। ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते कौन से हैं? इनफैक्ट लेट्स डू दिस, इधर लिख लो एसिडिक ऑक्साइड्स और यहाँ पे लिख लो बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से और बेसिक ऑक्साइड्स कौन से हुए? एसिडिक ऑक्साइड्स की डेफिनेशन अगर हम जानना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव करस्पॉन्डिंग एसिड्स, और जब उन्हें हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट्स देते हैं, दे रिएक्ट विद बेस, ठीक है। तो लिखो इसमें एक एक करके लिखते हैं। फर्स्ट गिव, शॉर्ट में गिव करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड्स ऑन dissolving with H2O, ठीक है, react with bases, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? give, अरे बाबू तुम्हें काहे जाना है भाई, कहाँ जाना है तुमको, ठीक है। give हाइड्रोक्साइड्स, इसको पूरा लिख लेना अपने। क्या चाहिए भाई, इसको क्या चाहिए तुझे? Give hydroxides reacts with bases, नहीं reacts with, सॉरी ये तो बेस के साथ है ना, ये reacts with acids। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे तुम क्या लिख सकते हो? यहाँ सारे के सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई मैं। एक सेकंड रुको, कॉल्ड हाइड, अच्छा हाँ, इसमें ये भी लिख लो पहले तो। दीज, ये कैन बी कॉल्ड एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ देयर ऑक्सी एसिड्स, एनहाइड्रस। अभी वो पता चलेगा कि एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड्स क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? एनहाइड्रस फॉर्म
ठीक है थी। करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड एसिड्स वाटर ब्ला ब्ला ब्ला, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लिख लो नॉन वो हमने वहाँ पे देखा ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटालिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, एक बार एग्जाम्पल जब हम देखना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ CO2 H2O H2CO3, तो तुम देख रहे हो ना कि H2CO3 से वाटर निकाल दो तो CO2 बन रहा है। ठीक है, सेम वे अगर तुम SO2 की बात करो, SO3 की बात करो, इस पे सब में वाटर ऐड करते चले जाओ तो यहाँ क्या बन रहा है, H2SO3, यहाँ पे क्या बन रहा है, H2SO4। कैन यू सी, सिंपल है ना। इसके बाद P4O6 है। मैं इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन इन सब में ये होता है। चाहे ये इक्वेशंस याद होना हो, डजंट मैटर, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि अगर P4O6 होगा तो क्या बनेगा। ठीक है, और N2O5 की बात करो, ठीक है जी। तो यहाँ पे तुम देख ही रहे हो एग्जाम्पल, सभी काफ़ी सारे लिख दिए मैंने, गॉट इट। ठीक है, इसमें 2 इक्वेशंस और लिख रहा हूँ मैं, वो ये है, अगर मान लो मैं CO2 को NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, Na2CO3 + H2O। तो देखो एक तरीके से इसने NaOH ने, क्योंकि एसिडिक है तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन से हमेशा H2O निकलता है, तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर मैं CO2 को, जो मैंने यहाँ लिखा है ना, कहाँ गया, डिजॉल्विंग विद H2O, तो ऑन डिजॉल्विंग विद H2O तो दिख ही रहा है यार, मतलब क्या लिख रहा हूँ मैं, ऑन डिजॉल्विंग विद H2O ये दिख रहा है तुमको, रिएक्ट्स विद बेसिस यहाँ पे दिख गया। ठीक है, सेम वे अगर मैं इनके लिए लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इनके लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास भाई। Na2O, यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, इधर ऊपर से लिखना है, Na2O + H2O, ठीक है, K2O + H2O, Rb2O + H2O, ठीक है, MgO + H2O, और CaO + H2O, ZNO + H2O, FeO + H2O, Fe2O3 + H2O, ठीक है, NaOH, KOH, RbOH, MgO whole twice, CaOH whole twice, ZnOH whole twice, FeOH whole twice, FeOH whole thrice। और अगर मान लो एग्जांपल तुम्हें देना हो कि भाई ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा या बेस के साथ रिएक्ट, सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या नहीं, तुम देख सकते हो Na2O + H2SO4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, Na2SO4 + H2O। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं, ये सारे के सारे तुम एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं, यू कैन गो अहेड विद इट। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है वो लिख लेते हैं। काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर हो गया ये। 2 सिटिंग में देख लेना भाई इस लेक्चर को तुम, एक ही सिटिंग में अगर ना देख पाओ। अरे भाई तेरे को क्या चाहिए भाई तुझे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाँ, अगर मान लो तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रही है तो लिखो इसमें, इफ अ मेटल शोज या इफ एन एलिमेंट शोज। ठीक है, इफ एन एलिमेंट शोज ऐसे लिखो, ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो उसके जो ऑक्साइड्स होंगे, जितनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, या उल्टा तरीके से, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो तुम्हें पता नहीं है, दूसरे तरीके से ये लिख लो, हायर द ऑक्सीजन या हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड मोर एसिडिक इट इज। ठीक है, तो लिखो इसमें, इफ अ मेटल और नॉन मेटल या इफ एन एलिमेंट shows variable oxidation state, then the higher, then मतलब then next वाले से लिखना, next line से, then higher the oxidation state
हायर द एसिडिक कैरेक्टर, देन हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड, हायर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड, और हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, और हायर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन कर लेना। जैसे अगर मैं बात करूँ N2, एग्जांपल लिख रहा हूँ इसका, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बोलूँ तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसकी +4 है, N की, इसमें +5 है। तो इसके हिसाब से ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है तो इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाना चाहिए। लेकिन अगर तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी नहीं समझ में आ रहा है तो तुम ये देखो कि भाई 2 N2 इसमें, 2 N2 इसमें, 2 N2 इसमें है, पर N2 इसमें 3 ऑक्सीजन है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो परसेंटेज इसमें ज़्यादा होगी ना, तो परसेंटेज इसमें ज़्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा, इसमें थोड़ा कम तो इसका थोड़ा कम, इसमें सबसे कम तो इसका सबसे कम, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं SO2 की बात करूँ, SO2 और SO3 सिंपल सा है, इसमें तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसका ज़्यादा है, ये हो गया। अगर लेट मी टॉक अबाउट दिस Cr2O3, ठीक है, Cr2O3 एंड CrO3, ये क्रोमिक ऑक्साइड होता है। ये जो दोनों है तुम्हारे, इसमें दिस इज व्हाट इज दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। ये एक आउट ऑफ ऑल द मेटालिक ऑक्साइड्स देयर आर 3 मेटालिक ऑक्साइड्स विच आर एसिडिक। मैंने अभी तक क्या बोला, सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे, लेकिन इसमें 3 ऐसे एक्सेप्शंस हैं, वो याद कर लो क्योंकि एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आता है यार। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इसमें एक्सेप्शंस है, तुम्हें पता है कि अगर एक्सेप्शन होगा तो क्वेश्चन उससे आएगा, है ना, यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। तो ये जो Cr2O3 है, इसमें अगर तुम देखो तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें +6 है। या अगर तुम देखना चाहो तो 2 क्रोमियम के लिए 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 क्रोमियम के लिए 3 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर इसका ज़्यादा होना चाहिए। ये लेस एसिडिक है या ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना स्टार मार्क करके रेड पेन से, ठीक है जी। और अगर मैं इसका एसिड बनाता हूँ तो ये बनता है H+H2SO4, सॉरी +H2O आएगा, H2Cr O4, जिसको हम कहते हैं क्रोमिक एसिड। गॉट इट, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड में भी अगर उसकी इफ़ यू लुक एट दी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहती है। ये ध्यान रखना, कभी भी न्यूट्रलाइजेशन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, उसमें वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होती है क्योंकि उसमें किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। अभी ये रिडॉक्स रिएक्शंस हालांकि तुमने पढ़ा नहीं है, बट देन अगेन आई एम जस्ट सेइंग फॉर योर परयूजल। यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये +4 है और यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो ये +4 है। इसमें अगर तुम देखो ये S जो है वो +6 में है, यहाँ पे भी +6 में है, ठीक है। तो ये जो अभी के लिए लिख लो, जब मैं तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा तुमको। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे Mn का है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है MnO, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, फिर है MnO2, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ये है MnO3, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ये Mn2O7 है, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इधर बढ़ रही है या फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इधर बढ़ रहा है, तो एसिडिक कैरेक्टर जो होना चाहिए वो इस तरीके से बढ़ेगा। और इनफैक्ट ये दोनों जो होते हैं ये एसिडिक होते हैं, ठीक है। इसको अगर तुम +H2O कर दो और या फिर इसको अगर तुम +H2O कर दो, ठीक है, तो ये तुम्हारा देता है H2MnO2 सॉरी O4 और ये देगा HMnO4। दिस इज कॉल्ड मैंगनीक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड परमैंगनीक एसिड, ठीक है। तो मैंगनीक एसिड एंड परमैंगनीक एसिड, ठीक है, कूल। तो ये 3 समझ में आ गए, एक तो क्रोमिक एसिड वाला था, क्रोमिक ऑक्साइड जो था, और यहाँ पर ये दोनों। गॉट इट, कूल। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट्स से वी हैव दिस Na2O, CO2, CuO, N2O5, सॉरी, Li2O, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इनको तुम लीस्ट एसिडिक से मोस्ट एसिडिक तक या बेसिक से एसिडिक तक अरेंज करो, ठीक है। दैट्स व्हाट इट इज आस्किंग फॉर। तो तुम अगर ध्यान से देखो कहाँ थे हम, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, जो सबसे राइट मोस्ट होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो P2P3, यहाँ पे Li होता है, यहाँ पे Na होता है, कार्बन किधर होता है, कार्बन इधर, नाइट्रोजन इधर, Cu कहीं यहाँ बीच में, Na के बाद यहाँ बीच में होता है Cu, ठीक है। अच्छा, तो ये सबसे इधर है, तो इसका ऑक्साइड जो होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, और ये सब यहाँ ये लेफ्ट मोस्ट है, ये सबसे कम सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे और नीचे जाते हुए और भी बेसिक हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा बेसिक ही होगा। तो Na2O सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर
कौन उससे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है या उससे कम बेसिक कौन सा है, Li2O। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो बीच में है, तो एक तो बीच में है ये पहली चीज़। दूसरा क्या है कि ये बहुत मेटालिक होते हैं, जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी सबसे ज़्यादा होती है, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी मेटालिक प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि बीच में है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो Cu किससे कम होगी, CuO, फिर CO2 एंड N2O5, ठीक है। तो जस्ट तुम्हें अगर पीरियोडिक टेबल पता था कि पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है, तो यू आर एबल टू डू दिस। कुछ ऐसा करना तो नहीं पड़ा ना खुद से, ठीक है। नाउ राइट न्यूट्रल ऑक्साइड्स, देयर आर ओनली 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। 3 न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, ये ध्यान रखना। इनके अलावा और कोई न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं होती। और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी होती है, जो कि ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और ना ही बेस के साथ। तो थर्ड लिखो न्यूट्रल ऑक्साइड, उसमें लिखो ऑक्साइड्स विच डू नॉट रिएक्ट विद ईदर नीदर एसिड या विच रिएक्ट विद नीदर एसिड नॉर बेस, है ना। न्यूट्रल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद नीदर एसिड नॉर बेस, गॉट इट। तो क्या होगा, N2O, NO और CO, ये तीनों तुम्हारे एग्जाम्पल्स हो गए न्यूट्रल ऑक्साइड के। इसमें ज़्यादा कुछ ऐड करना नहीं है। और एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब भाई 4 ही तो केस हो सकते हैं ना, या तो सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट करे, या फिर सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करे, या फिर किसी के साथ रिएक्ट ना करे, या फिर दोनों के साथ रिएक्ट करे। तो जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा वो केस हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, ठीक है। तो लिखो दोज ऑक्साइड्स which react with both acids and bases, which reacts with both acids and bases, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना, बेसन गाल, ठीक है, या ऐसा लिखो बेसन लगा जीभ पर, ठीक है। इस पे देखते हो आप, तुम्हारा आ गया BSN, ठीक है। लगा मतलब Al, और ये और ये हो गया Zn, और ये हो गया Pb, ठीक है। ठीक, ये ध्यान रखना, बेसन लगा जीभ पर, तो बेसन लगा Al है ना, लगा जीभ पर, तो इसमें क्या होगा, BeO हो जाएगा, इसी में SNO और SNO2 हो जाएगा, इसमें Al2O3 हो जाएगा, इसमें Ga2O3 हो जाएगा, इसमें ZnO हो जाएगा, इसमें PbO हो जाएगा और PbO2 हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी हैं सारे के सारे एम्फोटेरिक है। और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है कि एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। जैसे Zn की बात करो, ZnO प्लस HCl अगर होगा तो इट विल रिएक्ट विद HCl एंड इट विल गिव यू H2O, ठीक है। और अगर मैं Zn को NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ, ठीक है, NaOH के साथ रिएक्ट करा दूँ, तो यहाँ पे देता है Na2ZnO2 प्लस H2O, ठीक है, Na2ZnO2 H2O, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर इसमें ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो Zn है जब एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा है तो ये कैटायनिक पार्ट में है ना, और यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये एनायनिक पार्ट में है, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे 2Na प्लस ZnO2 माइनस, तो 2 माइनस, इस तरीके से लिखो, तो ये एनायनिक पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा ये खत्म होता है। इसका नाम जो होता है जिंकेट होता है ना, नेम इटसेल्फ इज सोडियम जिंकेट, ये ध्यान रखना।